थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात की थी। ओके, जितने भी एटॉमिक मॉडल्स अपन करने वाले हैं बेटा, उनमें अपन ये चीज देखें कि अपने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनका एटम में अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, उनकी एटम के अंदर पोजीशंस कहाँ पे होती है। ये सुनो, तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो एटॉमिक मॉडल्स अपने स्टडी कर रहे हैं, एटम में इन फंडामेंटल पार्टिकल की पोजीशन स्टडी करने के लिए कर रहे हैं। ओके, तो बेटा सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो जे थॉमसन ने दिया। ओके, जो थॉमसन का मॉडल था बेटा, उसको अपन स्टडी करते हैं। इस मॉडल के और भी कुछ नाम है बेटा, ठीक है, जो मॉडल है इसके और भी कुछ नाम है। जैसे इस मॉडल को बेटा वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, चोको चिप्स मॉडल भी बोला जाता है। और इसको मेनली बेटा क्या है, मॉडल तो किसका था, जे थॉमसन का था ना, इसके अदर नेम्स हैं। ओके, और इसको वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला जाता है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा, जबकि ये वाला पार्ट अपना प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, बस रिवीजन के लिए देख रहे हैं बेटा, ताकि अपन इसको अगले वाले मॉडल के साथ रिलेट कर पाए। देखो बेटा, थॉमसन ने बोला कि एटम जो है वो स्फेरिकल होता है। एटम स्फेरिकल होता है, उस एटम के अंदर बेटा, उस स्फीयर के अंदर जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एटम का मास जो होता है वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच बीच में इम्बेडेड रहता है। ओके, मतलब बेटा उसका स्टेटमेंट था कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड and the negatively charged electrons is embedded into the band। ठीक है, ये उसकी बात थी बेटा। अब कैसे बेटा, देखो बेटा, थॉमसन ने अपने मॉडल को कंपेयर किया बेटा वाटरमेलन से। एक वाटरमेलन को तो ऊपर से कट कर दो बीच से, उसको ऊपर से देखो बेटा, ठीक है। तो उसका रेड जूसी पार्ट नहीं है बेटा, जो रेड जूसी पार्ट होता है तुम्हारे पास, जो रेड वाला पार्ट है, उसको उसने बोला बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कि जैसे जो रेड पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है वो किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, अपने पॉजिटिव चार्ज और एटम के मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। वाटरमेलन के जो सीड्स है बेटा, वाटरमेलन के जो सीड्स हैं वो क्या है बेटा, अपने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट था बेटा कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें एम्बेडेड रहेंगे, जस्ट लाइक वाटरमेलन। उसको अपन वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, और उसको चोको चिप्स भी मॉडल बोलते हैं। ठीक, कि जो आइसक्रीम है, जो चॉकलेट है, उसमें किस टाइप से चॉकलेट के चिप्स एम्बेडेड रहते हैं, वैसा ही कुछ। समझा बेटा, उसके डिफरेंट नेम्स हैं, और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में हर एक को एक्सप्लेन कर दिया था बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो उसका वैलिड था, राइट, तो आज भी वैलिड है बेटा, वो ये है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर नेट कोई चार्ज नहीं होता। इट मीन्स बेटा, एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। तो एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर तुम बोल सकते हो देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द एटम। ओके, ये उसका मॉडल था। ओके, अगर हम बात करें बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और बीच बीच में कौन इमिटेड रहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। ये सुनो, एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिकली कैसा रहेगा बेटा एटम, न्यूट्रल। ये सुनो, ओके। अगर इसकी लिमिटेशंस की बात की जाए बेटा, लिमिटेशंस की बात की जाए तो उसकी फर्स्ट लिमिटेशन कि उसने अपने मॉडल के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। कैसे पता लगा कि पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में मिनट, कैसे पता लगा, देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ये पूरा मॉडल ही थ्योरेटिकल है। ओके, नेक्स्ट बेटा, जे थॉमसन का ही स्टूडेंट था रदरफोर्ड। जे थॉमसन का ही स्टूडेंट था रदरफोर्ड। उसने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अपन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं बेटा। उसके जो रिजल्ट्स थे बेटा, उसके जो रिजल्ट्स थे वो जो तुम्हारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल है बेटा उसको रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं। इट मींस जो तुम्हारा मॉडल है बेटा रदरफोर्ड मॉडल, राइट, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे किसके साथ बेटा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के साथ। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो पूरा प्रैक्टिकल है बेटा, पूरे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करके उसने कंक्लूड किया था वो मॉडल, तो उसका पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूव है। तो बेटा उस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया, इसको क्या किया बेटा, नेग्लेक्ट किया गया। ओके, तो इसकी लिमिटेशन समझ में है कि जो थॉमसन मॉडल है बेटा वो रदरफोर्ड मॉडल के जो रिजल्ट्स आएंगे उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब उसके क्या रिजल्ट्स आए ऐसे जिससे कि वो इस मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, थॉमसन मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसकी अपन बात करेंगे बेटा। ओके, तो सबसे पहले मैं जो रदरफोर्ड मॉडल है उसमें जो चीजें यूज होती हैं, जो पार्ट्स अपन यूज करेंगे उनकी बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, देखो बेटा,
रदरफोर्ड मॉडल में तुम जेडएनएस स्क्रीन यूज करोगे। जेडएनएस एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है बेटा। इस मटेरियल की खास बात क्या होती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इसको आके हिट करता है ये ग्लो करेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल बेटा पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेडएनएस को जब भी कोई आयन आके हिट करेगा वो क्या करेगा बेटा, ग्लो करेगा, उस जगह से स्पार्किंग करता है एक तरीके से। ओके, तो इसमें अपन जेडएनएस की स्क्रीन यूज करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि अपने को जो पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट डिटेक्ट करना है। ठीक है, कौन से पार्टिकल यूज करते हैं बेटा, रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम ही क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल्स यूज किए। नाउ व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल्स बेटा? ठीक है, हीलियम +2 आयन जो होता है बेटा, हीलियम +2 जो आयन होता है उसी को अपन बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। हीलियम, हीलियम जो एलिमेंट है बेटा, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 2। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसका मास नंबर होता है बेटा 4। अगर हीलियम पे +2 चार्ज प्रेजेंट है उसी को अपन बोलते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल। तो तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल, हीलियम +2 इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से पार्टिकल यूज किए थे बेटा, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, उसके अलावा बेटा उसने लेड की प्लेट यूज की थी। ठीक है, पीबी लेड, लेड की प्लेट्स यूज की थी। क्यों यूज की थी बेटा, ये लेड की प्लेट करने का मतलब ये था बेटा कि ये लेड जो होता है बेटा वो हाई डेंसिटी वाला मेटल है। लेड जो है वो हाई डेंसिटी वाला मेटल है। ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनके साथ जो रेडियो एक्टिव सोर्स है ना बेटा, अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से निकल रहे हैं। हो सकता है बेटा अल्फा पार्टिकल के अलावा भी उससे कुछ और पार्टिकल निकल रहे हो, जैसे बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो लेड की प्लेट क्या करेगी बेटा, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, लेड जो है वो अल्फा पार्टिकल को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो लेड की प्लेट का एक और यूज होगा बेटा कि अपन अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी बेटा जो चीजें यूज की वो मैंने बताया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स होगा जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करने के लिए लेड की प्लेट्स यूज की, क्योंकि जिस डायरेक्शन में अपने को भेजना है कोई अल्फा पार्टिकल अगर उसकी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करेगी वो प्लेट, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। यस और नो? ओके, अभी बेटा अपन इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। करें एक सेकंड बेटा, इसको देखो बेटा, लेड केविटी। ओके, ये तुम्हारे पास क्या बेटा, सर्कुलर जेडएनएस स्क्रीन है। पता है ना, चार्ज पार्टिकल हिट करेंगे तो ये ग्लो करेगी। ये तुम्हें बताएगी कि बेटा अल्फा पार्टिकल किधर जा रहे हैं। ओके, ये सुनो, जेडएनएस की अपन क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और क्या यूज किया बेटा, गोल्ड फॉइल यूज की थी। ओके, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल यूज की और इस गोल्ड फॉइल पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स से आने वाले अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की। तुम पूछ सकते हो सर गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज की, राइट? इसका लॉजिक भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, एक बार एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो देखते हैं बेटा। ठीक है, ये लेड की क्या है बेटा, स्लिट लगा गई, प्लेट लगा रखी है। तो बेटा जो अल्फा पार्टिकल सीधा इधर से आएगा वही जाके इस गोल्ड फॉइल से पास होगा। ठीक है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ गया तो प्लेट एब्जॉर्ब कर लेगी, नीचे की तरफ गया तो ये लेड प्लेट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब जो पार्टिकल्स होल से निकलेंगे ना बेटा वही प्लेट से पास हो पाएंगे। ये सुनो, इसका एक मोटिव भी अपन चाहते हैं बेटा कि जितने भी अल्फा पार्टिकल इधर आए ना वो सारे के सारे गोल्ड फॉइल से पास होना चाहिए, कोई ऊपर या नीचे से नहीं निकलना चाहिए। इसके लिए अपन ये प्लेट यूज की है, क्योंकि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा तो प्लेट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अल्फा पार्टिकल सीधा यहाँ से आएंगे और सीधा जाके गोल्ड फॉइल से पास होने चाहिए। ओके, मतलब हर एक अल्फा पार्टिकल बेटा गोल्ड फॉइल से पास होके ही आ रहा होगा। क्लियर है? आगे बात करें बेटा, तो जो अपना रेडियो एक्टिव सोर्स है बेटा, ठीक है, उससे कौन से पार्टिकल निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ऑब्जर्वेशंस देखना बेटा। ठीक है, जब रेडियो एक्टिव सोर्स से आने वाले अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डिंग की गई तो बेटा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जैसे आए बेटा सीधे निकल गए। ओके, गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, सीधे के सीधा निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल थे बेटा, देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए थोड़ा सा, मतलब जैसे सीधा रहे थोड़ा सा डेविएट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो कि स्मॉल एंगल से डेविएट हुए बेटा, देख रहे हो बेटा।
बहुत कम ऐसा पार्टिकल थे जो कि लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे बेटा जो कि लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और ऐसा पार्टिकल रेड वाला देख रहे हो बेटा, ये रेड कलर मतलब टकरा के वापस आ गया, कोलिजन करके वापस आ गया। तो ऐसे पार्टिकल जो कोलाइड करके वापस आ गए ऐसे तो बहुत बहुत कम थे। ठीक है बेटा, अगर मैं तुम्हें नंबर बताना चाहूँ तो अप्रोक्सीमेटली 1 पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 इज बाउंस बैक। ठीक है, 20,000 अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गोल्ड फॉइल पे, तो उसमें एक पार्टिकल ऐसा होगा जो कि कोलाइड करके वापस आएगा। ठीक है, तो बेटा ऑब्जर्वेशंस अपने क्या क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल को सीधा पास करते विदाउट एनी डिविजन। कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए या डेविएट हुए, बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो कि लार्ज एंगल से डेविएट हुए, और ऐसे पार्टिकल जो कोलाइड करके वापस आ गए वो तो बहुत कम थे, ओनली 1 पार्टिकल आउट ऑफ 20,000। यस और नो? अब देखो बेटा, मैं तुम्हें नोट से भी ये वाला पार्ट करवा सकता हूँ, तुम देखना बेटा ध्यान से कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कैसा था, उसका समझ में आया ना तुमको? एक्सपेरिमेंट कैसे किया, आई थिंक वो तुम्हें क्लियर है। ओके, इसका एक और अच्छा डायग्राम अपने पास, उसको देख के भी अपन चीजों को समझ सकते हैं आसानी से। देख पा रहे हो बेटा ये डायग्राम? ओके, देख रहे हो बेटा, ये अल्फा पार्टिकल इधर से है, देख रहे हो बेटा, ये गोल्ड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ये बीम सीधी की सीधी निकल गई ना बेटा। ये सुन, देख रहे हो ये प्लेट पे यहाँ पे स्पार्किंग टाइप हो रहा है, ग्लो कर रही है प्लेट इधर से, जब स्टार जैसा बनाया ना ये अल्फा पार्टिकल जाके हिट कर रहा है। तो जब तुमने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की बेटा, ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो रदरफोर्ड के क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद रखो उनको, समझो। क्या देखा बेटा कि ऑलमोस्ट पूरी बीम क्या बेटा सीधा सीधा निकल गई विदाउट एनी डेविएशन। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, एक और डायग्राम समझाने के लिए डिटेल में देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, गोल्ड फॉइल में बहुत सारे गोल्ड के एटम हो गए, देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे आ रहे थे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, देखो बेटा ये पार्टिकल सीधा नजर इधर डिफ्लेक्ट हो गया ना, तो few alpha particles, some alpha particles deflected through small angle, कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल से डेविएट हुए। ओके बेटा, बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो लार्ज एंगल लाइक 90, 60, 45 इससे डेविएट हुए, मतलब जनरली 5 डिग्री, 10 डिग्री, 40 वाले, ये थोड़े कुछ पार्टिकल थे। लेकिन ऐसे पार्टिकल जो कि लार्ज एंगल से डेविएट हुए वो तो बहुत ही कम थे। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल बेटा जो कोलाइड करके वापस आ गए, मतलब 180 डिग्री से डेविएट हुए। देखो बेटा ये पार्टिकल जा रहा था ऐसे, ठीक है, और ये इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डेविएशन। डेविएट हो गया ना, इधर जा रहा था और इधर चला गया, तो इसको बोलेंगे पर एंगल ऑफ डेविएशन, कितने एंगल से डेविएट हुआ है। मान लो 45 डिग्री है, ठीक है, ऐसे जा तो कितना होता था बेटा 90, लेकिन ये ऐसे जा रहा था और ऐसे वापस आ गया, बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल जो बाउंस बैक हो गए, कोलाइड करके वापस आए, वो कितना था बेटा, बहुत कम, 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा कर रहा है। ऑब्जर्वेशंस क्लियर है? Most of the alpha particle pass the gold foil without any deviation. Yes or no? Right. Most of the alpha particle pass through the gold foil without any deviation. क्या बेटा? Few alpha particles deviated through small angle. Very few alpha particles deviated through क्या बेटा? Large angle. Right. Only one particle out of 20,000 is bounced back. Deviated through the 180 degree angle. Clear है? Yes or no? ठीक है बेटा, तो देखो एक गोल्ड एटम को लेके उन ऑब्जर्वेशंस को अपन देखते हैं और फिर उनको कंक्लूड करते हैं बेटा। ठीक है, एक ही गोल्ड एटम लेते हैं। ओके, जब इस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, क्या हुआ बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा पास हो गए। ठीक है, ये अपना डेफिनेशन। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए बेटा, ये इस अल्फा पार्टिकल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ये अल्फा पार्टिकल जैसे डिफ्लेक्ट हुआ थोड़ा, राइट, सीधा नहीं गया ना बेटा, डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल से। ये सुन, ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे थे बेटा। ओके, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी हुए थे, हाँ या ना? ओके, अब देखो बेटा डिफ्लेक्ट हुए किधर, दूर की तरफ,
सुनना बेटा ध्यान से, सुनना बेटा ध्यान से। ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल है ऐसे मूव करके जा रहा था, ये वो यहाँ पे आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज अपने को पता है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज वाला होता तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, किधर डिफ्लेक्ट कर रहा था, अपनी तरफ ऐसे। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन देख रहे हो तुम जड़े स्क्रीन पे, जैसे आते इधर दूर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, मतलब कुछ पॉजिटिव है, हाँ या ना। इसका मतलब कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, कहाँ पे बेटा, सेंटर पे, यस और नो। देखो बेटा अल्फा पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हुए, दूर की तरफ डिफ्लेक्ट हुए सेंटर से, इट मींस सेंटर पे कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, सुनना बेटा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था तुम्हारा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड कॉइल विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड कॉइल विदाउट एनी डेविएशन, इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होगा बेटा, खाली होगा। सुनो बेटा एक बात बताओ, एक विंडो है वो ओपन है, तुम बॉल फेंकोगे, बॉल फेंकोगे विंडो के अंदर सीधा निकल जाएगी बाहर, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई मैटर वहां पे नहीं है। विंडो क्लोज है, उसके बाद बॉल फेंको, टकरा के इधर उधर चली जाएगी या वापस आ जाएगी, यस और नो, है ना, यस। एटम से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, मतलब उनको रोकने के लिए वहां पे कोई मैटर नहीं है, समझ में आया। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, इसके बेसिस पे उसने क्या कंक्लूड किया कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है, क्लियर है, ओके। फिर जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे उनको देखा बेटा कि सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल। तो देखो बेटा ऐसा डिफ्लेक्शन, जब ये डिफ्लेक्शन ऐसा कब आएगा बेटा, जब सेंटर पे क्या हो, कैसा चार्ज हो बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल, क्या पता लगा बेटा कि सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ओके। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू द लार्ज एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो कि लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और बेटा कुछ पार्टिकल तो कोलाइड करके वापस भी आए थे ना, 20,000 में एक पार्टिकल कोलाइड करके वापस भी आ रहा था। सुनिएगा बेटा ध्यान से कि अल्फा पार्टिकल में लार्ज डेविएशन आए, लार्ज डिफ्लेक्शन आए, कि पार्टिकल ऐसे आ रहा था और ऐसे हो गया, वो बिल्कुल ऐसे लार्ज डिफ्लेक्शन आया, इधर जा रहा था ऐसे चला गया, लार्ज डिफ्लेक्शन आया बेटा। इतने ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन के लिए बेटा कि सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बॉडी हेवी बॉडी होगी, जो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी एटम के वो कैसी होगी, हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्यों, देखो बेटा डिफ्लेक्शन दूर की तरफ आ रहा था, वहां से कंफर्म हुआ कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल में इतना ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन आया, इतना लार्ज डिफ्लेक्शन तो हेवी बॉडी से कोलाइड करने के बाद ही आ सकता है, ठीक है। कैसे, हेवी वर्ड को एक और तरीके से समझ सकते हो बेटा, हर एक एटम का कुछ मास होगा, हर एक एटम का कुछ मास होगा, अगर एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, तुम्हें सेंटर पे कुछ मिला है, तो बेटा जो भी मास है सारा का सारा कहां पे होगा, सेंटर पे होगा, क्लियर है, ओके। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बेटा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए हैं स्मॉल एंगल से, उनका डिफ्लेक्शन देखिए तुम्हें क्या लगा, पॉजिटिव चार्ज है, and few alpha particles deflected through the large angle, which indicates that a presence of heavy positively charged body at the center of atom, कि एटम के सेंटर पे कोई हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। हेवी क्यों बोला, कि अगर मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है तो जो भी मास है सारा का सारा एटम का कहां पे होगा बेटा, सेंटर पे, क्लियर, ओके। सुनो बेटा अब मैं कमेंट करने जा रहा हूं कि एटम के सेंटर पे जो हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसकी साइज पे, करे कमेंट, ओके। बेटा एक ऑब्जर्वेशन देखना कि ओनली वन पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 में सिर्फ एक पार्टिकल टकरा के वापस आ रहा है। सुनो बेटा अगर एटम के अंदर ये हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बहुत छोटा है तभी तो सिर्फ एक पार्टिकल टकरा के वापस आ रहा है, अगर ये बॉडी बहुत बड़ा होगा तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल टकरा टकरा के वापस आएंगे। अरे बहुत छोटा पार्ट, बहुत छोटी साइज की बॉडी, इसलिए तो बहुत कम पार्टिकल से टकरा के वापस आ पा रहा है, हाँ है ना। अगर ये बहुत बड़ा होता है एटम के अंदर तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इससे कोलाइड करते हैं, यस और नो, ठीक है। तो बेटा ओनली वन पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 इज बाउंस बैक, इट मींस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द
heavy positively charged body at the center of atom is very small. क्लियर है? मैंने ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड भी कर दिए 3 पॉइंट, 3 ऑब्जर्वेशन 3 कंक्लूजन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, उनका डिफ्लेक्शन देखिए क्या पता लग रहा है, सेंटर पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, इतना लार्ज डिफ्लेक्शन तो तभी आ रहा सकता है जब सेंटर पे कोई हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये था कि क्या कि तुम्हारे पास जो अल्फा पार्टिकल है बेटा, जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, या फिर वो अल्फा पार्टिकल जो कि बाउंस बैक हुए हैं, कितना था, बहुत कम है। अगर जो बॉडी है सेंटर पे उसका साइज बहुत ज्यादा होता, जिसका साइज बहुत ज्यादा होता, राइट, तो बताओ बहुत सारे पार्टिकल वापस आना चाहिए थे, लेकिन बहुत कम पार्टिकल वापस आ रहे, इट मींस साइज बहुत कम है। हाँ या ना? क्या सब स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्लियर है? तो मैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे आता हूँ फिर। ओके, बात करें बेटा, तो नाउ बेटा द एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, बात करें कि एटम, यस और नो? सुनना बेटा ध्यान से, अभी अपन ना एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट स्टेटमेंट सुनना बेटा, जो कि उसने अपने ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन को देख के दिया बेटा, क्या था कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। अब एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से होता है बेटा? प्रोटॉन की वजह से। ओके, ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम एंड नियरली टोटल मास ऑफ द एटम is present in a very small region at the center of atom which is called nucleus। ठीक है, उसने बोला कि एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज और नियरली टोटल मास। देखना बेटा, मैं टोटल मास नहीं बोल रहा हूँ, नियरली टोटल मास बोल रहा हूँ। क्यों? अभी समझाऊंगा। ठीक है, एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज और नियरली टोटल मास कहां प्रेजेंट होता है बेटा? एटम के सेंटर पे, एक बहुत ही स्मॉल रीजन में, जिसको उसने क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियस। ओके, तो बेटा तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? रदरफोर्ड ने की। ठीक है, तो बेटा एटम का समझ में आया ना बेटा कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे था। अरे मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, तो जो पूरा मास है कहाँ पे होगा? सेंटर पे। आसानी से कंक्लूड कर पाया वो, पॉजिटिव चार्ज का पता ही लग रहा था बेटा सेंटर पे है। हाँ है ना? ओके, तो एटम का पूरा नियरली पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर पे बहुत स्मॉल रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको उसने नाम दिया बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो बेटा, उसको क्या पता लगा कि पूरा एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, मतलब पूरा मास सेंटर पे, पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बेटा? सेंटर पे। क्या नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ पता लगा? ठीक है, तुम बोलोगे सर कि पूरा का पूरा मास सेंटर पे है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए। तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन भी सेंटर पे ही है? नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि ये बात तो सही है ना कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस में ही हो गए, तो बताओ न्यूक्लियस पे नेट चार्ज कितना आएगा? 0। तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं, है ना? उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं। लेकिन अपन ने कंफर्म किया है कि अल्फा पार्टिकल दूर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब उन पे क्या है बेटा? क्या है? उस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। यस और नो? फिर कहाँ होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो बेटा, प्रैक्टिकल कोई एविडेंस नहीं मिला अभी अपन ने इलेक्ट्रॉन को देख पाए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देख पाए। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। इतना तुम भी समझ पाए हो कि वो ये बात सही बोल रहा है कि एटम का पूरा मास जो है वो सेंटर पे है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन इतना हम कंफर्म है, वो भी कंफर्म था कि इलेक्ट्रॉन सेंटर पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है। है ना? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में हुए तो उस पर चार्ज ही नहीं बचेगा ना बेटा, चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो पता है बेटा, उसने एक नया थ्योरी दिया जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, मतलब इस स्टेटमेंट में वो फंसेगा। थॉमसन क्यों फंसा था बेटा? कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था, थ्योरी दे दिया, और यहाँ पे भी ये फंस गए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था बेटा?
all the positive charge and nearly total mass of the atom is present in a very small region at the center which is called nucleus. तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की, क्लियर सबको। उसके बाद पॉइंट है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं बोल सकता था बेटा। वो क्यों नहीं बोल सकता था? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पे बोल देगा तो क्या होगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, 0। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पे बोल देगा बेटा तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। जबकि एक्सपेरिमेंट में प्रूव है कि अल्फा पार्टिकल दूर की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, मतलब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। अब सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए रदरफोर्ड ने एक पॉइंट बोला जिसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था उसके पास। उसने बोला कि एटम इज जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। एटम जो होता है वो सोलर सिस्टम के जैसा होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो न्यूक्लियस, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जैसे सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है बेटा, अर्थ रिवॉल्व करता है। समझे? सोलर सिस्टम पता है ना बेटा कि जो सन जो होता है बेटा, जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है कि नहीं करता? सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है ना बेटा। तो जो सन है वो हो गया अपना न्यूक्लियस, और अर्थ क्या हो गई बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो इसने अपने जो मॉडल था बेटा उसको सोलर सिस्टम से रिलेट कर दिया, तो उसको सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं बेटा। ध्यान से सुनना, क्या पॉइंट दिया उसने, ये एटम मोस्ट स्पेस क्या रहेगा बेटा, एम्प्टी। all the positive charge and nearly total mass of the atom present at the all the positive charge nearly total mass of the atom present at the center। क्लियर है? ओके। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। उस सर्कुलर पाथ को नाम दिया बेटा उसने ऑर्बिट। ओके। अब कोई मुझे बता सकता है बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अरे तीन ही तो फंडामेंटल पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। नियरली टोटल मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज, मतलब पूरे के पूरे प्रोटॉन और बेटा न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। तो न्यूक्लियस में दो होते हैं बेटा, कौन कौन से, प्रोटॉन एंड क्या बेटा, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। क्लियर है? ओके। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड बेटा, है ना। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर तो मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी कहाँ पे हुआ, ठीक है, और आप ये चीज कैसे बोल रहे हो कि जो एटम का नियरली टोटल मास हो सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मास का क्या, ठीक है, याद है बेटा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, राइट। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास जो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एलिमेंट का अपन मास जो कंसीडर करते हैं किसकी वजह से मानते हैं, मेनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, कैसे सुनो, तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कर दे तो पूरा का पूरा मास, नियरली टोटल मास कहाँ प्रेजेंट है बेटा, एट द सेंटर। तो न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके। और इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बताओ न्यूक्लियस पे नेट चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। यस और नो, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए थे। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर कि इलेक्ट्रॉन अगर सर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियस से कोलाइड करके वापस आ गए या कुछ थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गए दूर की तरफ, क्या इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे? नहीं बेटा, अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। अरे जैसे बेटा मान लो तुम कहीं जा रहे हो, तुम मूव कर रहे हो, कोई मच्छर तुमसे टकरा जाए, तुम्हारा पाथ डेविएट हो जाएगा क्या? तो तुम किसी मच्छर से टकरा के घूम सकते हो क्या? इसे मच्छर से टकराए और 180 डिग्री पे रोटेट हो गया इधर चले गए, नहीं हो गया ना। तो वही सीन यहाँ पे है, ठीक है। उसने बोला कि ये बहुत सही पॉइंट भी है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है, बात सही है, लेकिन सर्कुलर पाथ में घूम रहे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है, इतना बोल देता काफी था। लेकिन उसने फिर बेटा सोलर सिस्टम से रिलेट किया कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। समझा ना, समझे बेटा, राइट।
क्या बोला उसने कि इलेक्ट्रॉन जो है सोलर सिस्टम की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रदरफोर्ड के पास नहीं था बेटा। इतना पक्का था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है। तो बेटा 2 पॉइंट सुनना, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी और न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद बेटा उससे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में स्पीड में मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एटम से बाहर क्यों नहीं निकल जाता? इसको कौन है जो होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन को एटम? ओके, तो पता है बेटा कि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या आता है? अट्रैक्शन। ठीक है, तो उसने बोला बेटा कि जो एटम है वो सीन है बेटा, ये तुम्हारे पास एटम, ये उसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स के चलते सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बताओ बेटा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या है इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो एटम के बाहर नहीं निकलता, एटम में ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसको न्यूक्लियस होल्ड करके रखता है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट रहता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला बेटा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्लियर है ना सबको? न्यूक्लियस क्या है, सबको क्लियर है ना? कि एटम के सेंटर पे जो हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसी को उसने न्यूक्लियस बोला। उस न्यूक्लियस में है क्या बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर उसके रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनना बेटा नेक्स्ट पॉइंट। एक कंक्लूजन नहीं देखा था बेटा तुमने कि ओनली 1 अल्फा पार्टिकल कोलाइड करके वापस आ रहा था 20,000 में? तुमने बोला था उस हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का साइज बहुत कम है एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज। तो ध्यान से सुनना बेटा, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज के कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। तुम्हें मैं वैल्यू बताता हूँ बेटा। जो एटॉमिक रेडियस है बेटा, एटम की रेडियस का ऑर्डर होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। और जो न्यूक्लियस है बेटा, जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस का ऑर्डर क्या होता है बेटा? 10⁻⁻15 मीटर। देख रहे हो बेटा कितने स्मॉल होगा? 10⁵ टाइम्स, मतलब 1 लाख टाइम्स छोटा होगा न्यूक्लियस एटम से। ये सुनो, हाँ है ना? तो जो न्यूक्लियस है बेटा, जो न्यूक्लियस है उसका साइज एटम के साइज में बहुत कम होता है। तो ये याद रखना है बेटा कि एटम की रेडियस 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है और न्यूक्लियस की 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। हाँ है ना? ओके, समझ में आया बेटा? एटॉमिक मॉडल समझ में आया? ये सुनो, अब बात कर लेते हैं बेटा इसके ड्रॉबैक्स की। ठीक है, ड्रॉबैक्स की बात करें। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉबैक बेटा, फर्स्ट ड्रॉबैक उसका ये था कि रदरफोर्ड कुड नॉट मेंशन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई। जैसे बेटा उसने क्या बोला कि ये पूरा मान लो अपना एटम है, ठीक है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज बॉडी सेंटर पे क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ओके, ये अपना क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस। ये क्या हो गया बेटा? अपना एटम। ये क्या हो जाएगी बेटा? आर ए, एटॉमिक रेडियस। और ये क्या हो जाएगी बेटा? ये वाली रेडियस क्या हो जाएगी? न्यूक्लियस की रेडियस। बहुत कम होगी एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में, हाँ है ना? उसके बाद बेटा उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, बट कितने डिस्टेंस पे? न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं? यहाँ रिवॉल्व करते हैं कि यहाँ रिवॉल्व करते हैं, ये नहीं बता पाया। कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, बट न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर रिवॉल्व करते हैं वो? मतलब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन रदरफोर्ड ने मेंशन नहीं की। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट मेरी बात सुनना, नेक्स्ट लिमिटेशन सुनना। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, ऐसा तो आपने कुछ बताया नहीं, जो कुछ बोला सही बोल रहा था वो, बट एक पॉइंट का उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था ना बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था उसके पास नहीं ना, उसने तो बस सोलर सिस्टम से रिलेट करके बोल दिया। यहीं पे फंसेगा बेटा, यहीं पे फंसेगा। कैसे? सुनना बेटा ध्यान से, लिमिटेशन सुनना। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इस लिमिटेशंस को मैं समझाने से पहले मैं तुम्हें एक बार थॉमसन मॉडल की याद दिलाता हूं बेटा। थॉमसन मॉडल को बोला था ना मैंने कि थॉमसन मॉडल कुड नॉट सेटिस्फाई द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने क्या बोला था?
कि एटम का पूरा मास एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या ऐसा होता है बेटा? क्या एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? नहीं, पूरा मास सेंटर पे है। पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है। हाँ है ना? तो रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना उसके। अरे अगर पूरा मास पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो अल्फा पार्टिकल पास ही नहीं करते, टकरा टकरा के सारे वापस आ जाते। ये सुनो, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली थी इसलिए तो वो सीधे चले गए। तो समझ में आया ना बेटा? थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ था, मास पूरा यूनिफॉर्मली फैला हुआ था, बट ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है रदरफोर्ड ने। समझ में आई लिमिटेशंस, कैसे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए इसको? ठीक है, नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं बेटा। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कैसे? सुनिएगा बेटा ध्यान से। देखो बेटा, एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। मैक्सवेल क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे बेटा, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल की एक थ्योरी है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। फिजिक्स में भी पढ़ोगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो कैलकुलेशन है बेटा ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो वो थ्योरी का जो कंक्लूजन है, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है बेटा, उस थ्योरी का एक स्टेटमेंट है बेटा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सलरेट होता है तो वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सुनिएगा फिर से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सलरेट होता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, किसकी फॉर्म में बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उससे क्या निकलेगी बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी। मतलब तुम्हें सिंपल सा समझना है, वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। क्लियर है? ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी चार्ज का? अगर तुम लोग पहली बार सुन रहे हो तो मैं बता देता हूँ बेटा, कुछ लोग ऐसे सरप्राइजली देख रहे हैं। देखना बेटा, ये चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो बेटा इस चार्ज के आसपास का वो रीजन जिसके अंदर किसी अदर चार्ज को ये अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसके अंदर वो अदर चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, राइट, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे मान लो बेटे प्लस क्यू चार्ज है दूसरा, यहाँ पे है तो इस पे कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं है, इसका सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन आता है बेटा। लेकिन जैसे इस रीजन में यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं, यहाँ पे आया इस रीजन में इस पे रिपल्सन लग गया, मतलब ये वाला रीजन क्या है बेटा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में है? समझ में आया ना बेटा? एक चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसके अंदर किसी अदर चार्ज पार्टिकल को वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी? जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होता है तो एनर्जी लूज करेगा, हाँ या ना? यस और नो? ओके। अब मान लो बेटा, अब मान लो करण ना परनव को अपनी तरफ खींच रहा है, करण जो है वो परनव को अपनी तरफ खींच रहा है, बट परनव के पास एनर्जी है, तो क्या करेगा बेटा? वो अपनी एनर्जी लेकर के उससे दूर रह सकता है ना, एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। ये सुनो, अब मान लो बेटा धीरे धीरे परनव की एनर्जी खत्म होने लग जाए, तो क्या करेगा बेटा? क्या करण उस पर अगर फोर्स लगा रहा है, करण के पास एनर्जी नहीं है, करण उस पर फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा? परनव उसकी तरफ चला जाएगा ना? यस और नो? जाएगा कि नहीं जाएगा? सुनिएगा बेटा ध्यान से, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेट है बेटा, वो मूव कर रहा है। यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन किस, तुमने अभी बोला था बेटा कि इलेक्ट्रॉन एटम में है ही क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इस पे अट्रैक्शन लगाता है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, हाँ या ना? तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो क्या निकालेगा बेटा? वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना? और न्यूक्लियस क्या लगा रहा है बेटा? इस पे अट्रैक्शन लगा रहा है। तो सुनिएगा बेटा ध्यान से, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। मैक्सवेल आता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो बेटा वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, वो एक टाइम के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा। यस और नो? जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये बात गलत है। मैक्सवेल की थ्योरी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता था बेटा,
क्योंकि उसने अपनी पूरी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करके पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके इक्वेशंस बना रखे थे। तो चैलेंज कौन हुआ बेटा फिर? रदरफोर्ड मॉडल। ओके, तो तुमसे बोल दिया जाए कि रदरफोर्ड मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट किस थ्योरी ने किया बेटा? मैक्सवेल थ्योरी ने कॉन्ट्राडिक्ट किया। थ्योरी समझ में आया? एक चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उससे क्या निकलती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, उससे एनर्जी लूज होगी। ये कैसे होता है फिजिक्स में सीखोगे। अभी स्टेटमेंट सुनो। एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सलेट होगा तो वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे वही सीन था बेटा, मैक्सवेल की थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वह ऐसे स्पाइरल पाथ को फॉलो करता हुआ आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन इस पे अप्लाई की बेटा, तो ऑलमोस्ट 10⁻⁻8 सेकंड में, इतने कम टाइम में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। क्या ऐसा होता है बेटा? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है? नहीं, मतलब मॉडल में दिक्कत है। ये सुन, समझ में आया बेटा? तो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने बोला कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, बट जब मैक्सवेल ने ये क्रॉस क्वेश्चन किया कि देखो ऐसा हो जाएगा, तो इसका लॉजिक उसके पास नहीं था। इसमें किसी को कोई डाउट है ना? तो देखो बेटा, अपन ने ऑब्जर्वेशंस देखे, उसके बाद कंक्लूजन देखे, उसके बाद एटॉमिक मॉडल देखा, उसके बाद उसकी लिमिटेशन देखी। एक बार रिवीजन करें बेटा। ऑब्जर्वेशन क्या थे बेटा? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल, very few alpha particles deviated through large angle, right? And only one particle in 20,000 बेटा बाउंस बैक, टकरा के वापस आया, 180 डिग्री से डेविएट हुआ। आया ना? ये अपने ऑब्जर्वेशन थे। कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इसके बेसिस पे क्या कंक्लूड किया? कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डेविएट हुए। क्या कंक्लूड किया बेटा? उनका डेविएशन देख के कंक्लूड किया कि इतना लार्ज डिफ्लेक्शन तो तभी आ सकता है जब वो किसी बॉडी से, किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से टकराए या उसके बहुत ज्यादा पास चले गए हो। ये सुनो, देखो बेटा, ये दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है? अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास आएगी, ये नहीं आने देगा, रिपेल करेगा। तो जरूरी नहीं है बेटा इसे टकरा के ये कहीं डिफ्लेक्ट हो, जरूरी नहीं है। जिस इसके पास आया, इसका रिपल इतना ज्यादा था कि इसको यहीं से दूर भेज दिया। इसका रिपल से इतना ज्यादा था कि इसको यहीं से डिफ्लेक्ट कर दिया। हाँ है ना? तो इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब वो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है बेटा, उससे अल्फा पार्टिकल टकराया हो या उसके बहुत ज्यादा क्लोज चला गया हो। ठीक है? हाँ है ना? अब सुनना बेटा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आए, इसका क्या कंक्लूजन है? कि एटम के क्या, इसका मतलब क्या होगा बेटा? क्या कंक्लूड करोगे? कि एटम के सेंटर पे जो हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बेटा, उसका साइज क्या होगा? एक्सट्रीमली स्मॉल। कि अगर उसका साइज ज्यादा होता तो बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल कोलाइड करके वापस आने चाहिए थे। क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो बेटा चीजें? नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल बेटा, बताओ। एटम का नियरली टोटल मास और ऑल द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम इन वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की बेटा? रदरफोर्ड ने। ठीक है? पूरा पॉजिटिव चार्ज और नियरली टोटल मास कहां पे होता है? सेंटर पे, जिसको उसने नाम दिया बेटा न्यूक्लियस। क्या बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। जिस टाइप से अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, जिस टाइप से अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं बेटा। हाँ ना? ओके, तो फिर अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकरा के डेविएट क्यों नहीं हुए? वो तो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे। नहीं, उनका इलेक्ट्रॉन का मास अल्फा पार्टिकल के कंपेरिजन में बहुत कम है। हाँ है ना? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज में क्या होगा बेटा? बहुत कम होगा। रेडियस का ऑर्डर देखा जाए तो न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻15 मीटर और एटॉमिक रेडियस 10⁻10 मीटर के ऑर्डर के होते हैं। हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिमिटेशंस की बात की जाए, लिमिटेशंस की अगर बात की जाए तो क्या होगी बताओ बेटा? लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या बेटा? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मेंशन नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ओके, बट कितनी डिस्टेंस पे रिवॉल्व करते हैं ये मेंशन नहीं था। दूसरा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है? कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया? क्योंकि अगर मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई करते हैं बेटा
तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा और विद इन 10⁻⁸ सेकेंड वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, मतलब उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था ना बेटा, उस पर अप्लाई करते हैं तो वो एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा। एक और पॉइंट जो अपन ने छोड़ दिया शायद कि गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज की, ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम फॉइल क्यों यूज नहीं की, है ना। तो देखो बेटा, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, कोई बता सकता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। और गोल्ड का कितना होता है एटॉमिक मास बेटा? अराउंड 197। ओके, तो देखो बेटा, एल्यूमिनियम के जो एटॉमिक मास है बेटा वो कम है, वो लाइट मेटल है, गोल्ड के पार्टिकल जो हेवी पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन तुम देख पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ, इसके लिए तुम्हें हेवी मेटल लेना है, लाइट मेटल नहीं लेना। तो एक तो था बेटा इसका ये लेने का मतलब कि एक हेवी मेटल है। दूसरा क्या बेटा, ये मेलिएबल होती है, उसको तुम किसी भी शेप में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, आसानी से इसकी थिन शीट तुम कट कर सकते हो। तो गोल्ड फॉइल जो है यूज करने का रीजन था कि तो गोल्ड मेलिएबल होता है, साथ ही वो हेवी मेटल है। क्लियर? ओके, नाउ बेटा इस मॉडल से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? ये अपना एटम है बेटा और ये तुम्हारा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल आएगा और डिफ्लेक्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो गया बेटा। तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बेटा? देखो ये सीधा जाता वैसे जाता बेटा विदाउट डिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल है ना बेटा उसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ डेविएशन या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सुनो, तो व्हाट इज द थीटा? थीटा का मतलब क्या लेना है बेटा तुम्हें? एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, थीटा का मतलब क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ व्हाट इज द एन थीटा? ठीक है, एन थीटा का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ, ये लिख लेना बेटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड थ्रू थीटा एंगल। ठीक बेटा, एन थीटा तुम्हें ये बताएगा कि थीटा एंगल से कितना अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ। जैसे बेटा मान लो ये लिखा हुआ है कि एन थीटा इक्वल टू 40, इसका मतलब बेटा कि ऐसे पार्टिकल जो कि थीटा एंगल से डेविएट हो 40 है। जैसे मान लो एन 90 डिग्री इक्वल टू 40 है, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि 90 डिग्री से डेविएट होने वाले पार्टिकल कितने हैं बेटा? 40 है। कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आए उनमें से ऐसे अल्फा पार्टिकल जो 90 डिग्री से डेविएट हुए कितने हैं बेटा? वो 40। समझ में आया? यस और नो? ओके, तो देख रहा बेटा, इसके लिए मैं एक रिलेशन बनाऊंगा बेटा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड थीटा ड्यू टू थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द sin की पावर 4 थीटा बाय 2। ये रिजल्ट बेटा तुम्हें याद रखना कि एन थीटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिवाइडेड थ्रू द थीटा एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन sin की पावर 4 थीटा बाय 2। अब देखो बेटा, ये एक इक्वेशन नहीं है, एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रहेगा तो क्या आएगा बेटा? एन थीटा इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट के कोई कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, डिवाइड बाय sin की पावर 4 थीटा बाय 2। यस और नो? ओके, हाँ या ना? क्लियर है? सर के कांस्टेंट का नाम क्या है? कांस्टेंट कैसे कुछ के? अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, ऑब्वियसली कुछ कांस्टेंट है को रैंडमली के लिख दिया मैंने। तुम रिलेशन की फॉर्म में भी उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है उसको अपन करते हैं। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड एट द 90 डिग्री आर 300 पर मिनट। 90 डिग्री से डेविएट होने वाले पार्टिकल कितने हैं? 300। Hence, how many alpha particles scattered at the angle of 180 degree? 90 डिग्री से डेविएट होने पार्टिकल 300 और तुमसे ये पूछा है कि तो 180 डिग्री पे कितने डेविएट होंगे, निकाले बेटा। थीटा 1 कितना हो गया तुम्हारे पास? 90 डिग्री। एंड थीटा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटेड थ्रू द 90 डिग्री कितना हो गया? 300।
θ2 कितना दिया है बेटा अपने को 180 डिग्री, और अपने को एन थीटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड थ्रू 180 डिग्री कैलकुलेट करना है। हाँ या ना, अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड थ्रू 90 डिग्री दिया है 300, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिवाइडेड थ्रू 180 डिग्री अपने को पूछा है। क्या रिलेशन होता है बेटा एन थीटा और थीटा में, बताना जरा। अभी देखा था ना बेटा, एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन sin की पावर 4 थीटा बाय 2। पुट करो बेटा, तो n 90 क्या हो जाएगा, n 90 इज इक्वल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा कोई कांस्टेंट समथिंग के कांस्टेंट डिवाइड बाय sin की पावर 4 90 बाय 2। व्हाट इज n 180, क्या बेटा k डिवाइड बाय sin की पावर 4 समथिंग 180 बाय 2। ठीक है, n 180 दोनों का रेशियो निकाल लो बेटा, n 180 डिवाइड बाय n 90 करो कितना आएगा बेटा। देखो ये किसकी वैल्यू कितनी है बेटा, k डिवाइड बाई sin की पावर 4 90 बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, 180 बाई 2 कितना हो जाएगा, 180 बाई 2 90 डिवाइड बाई sin की पावर 4 डिवाइड बाई k डिवाइड बाई sin की पावर 4 कितना बेटा 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45। एक k से k कैंसिल आउट बेटा, पता है ना sin 45 ऊपर आ जाएगा बेटा, sin 45 ऊपर आ जाएगा, इतना क्लियर है सबको। अरे बेटा ये तुम्हारे पास है 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन y, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये sin 45 ऊपर आ जाए तो n 180 डिग्री अपने को निकालना है, n 90 कितना दिया था बेटा 300 इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा sin की पावर 4 45 और नीचे आ जाएगा sin की पावर 4 90 डिग्री। ठीक है बेटा, बताना बेटा sin 90 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 4 को sin 45 होता है 1 बाई रूट 2, तो उसकी पावर 4 1 बाई रूट 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा 1 बाई 4। अरे रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो पावर 4 क्या हो जाएगा बेटा 4, तो हो जाएगा बेटा इसकी वैल्यू कितनी 1 बाई 4। तो देखो बेटा n 180 डिग्री डिवाइड बाय 300 इक्वल टू 1 बाई 4, तो n 180 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा 300 डिवाइड बाय 4 मतलब 75 पार्टिकल्स। यस और नो, समझ में आया बेटा कैसे निकालेंगे। ओके, कई बार ना बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा जिसके अंदर तुम्हें क्या करना होता है बेटा, जिसके अंदर तुम्हें बेटा रेडियस फाइंड आउट करनी होती है। एक चीज याद रखना, ऑर्डर हमेशा याद रखना बेटा, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर होता है 10 की पावर -10 मीटर और न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर होता है 10 की पावर -15 मीटर। ओके, सुनिएगा बेटा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। कई बार तुम्हें एलिमेंट दे देगा, उसके लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक कांस्टेंट देगा और तुमसे न्यूक्लियस की रेडियस पूछेगा। कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तुम्हें एक इक्वेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। जेई वाले बच्चे स्पेशली इसको याद रखेंगे बेटा, तो ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन देखना बेटा। देख पा रहे हो तुम लोग नोट्स, दिख रहे बेटा सबको, ये देखना बेटा, आर इक्वल टू आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। ठीक है, आर जो है बेटा वो है तुम्हारे पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर जो क्या है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। तुम बोलोगे सर आर नोट क्या है बेटा, आर नोट एक कांस्टेंट होता है बेटा, आर नोट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर -13 से लेके 1.44 इंटू 10 की पावर -13 इस रेंज में वेरी करती है। इस कांस्टेंट की वैल्यू जनरली तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है, इफ आर नोट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन क्या लोगे बेटा, आर नोट की वैल्यू 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ए क्या होता है बेटा, मास नंबर। ए क्या होता है, मास नंबर। जैसे बेटा नाइट्रोजन के लिए तुम्हें पूछा है तो मास नंबर कितना लोगे बेटा, उसका एटॉमिक नंबर बताओ 7 और मास नंबर कितना होता है बेटा 14, तो कितना लेंगे बेटा 14। क्लियर है। तो R इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3 में ए मास नंबर होता है जो कि अपने को पता होगा, आर नोट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। तो क्या तुम बेटा किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए उसके न्यूक्लियस की जो रेडियस है उस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। आया ना, क्लियर है। अरे समझा कि नहीं समझा। हाँ सर। ओके सर वो आर नॉट में उसका ये क्या यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ओके सर। ओके, सुनना बेटा ध्यान से, अभी सुनना तुम, देखो अरे उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे
एटॉमिक रेडियस किसके ऑर्डर की होती है? 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻8 सेंटीमीटर। न्यूक्लियस की रेडियस किस ऑर्डर की होती है? 10⁻15 मीटर। सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी बेटा? 10⁻13 सेंटीमीटर। आया ना? यस और नो? ओके। इसके बाद देखो बेटा, रदरफोर्ड मॉडल में एक और चीज आती है, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच एक और चीज आती है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के कितना क्लोज गया है, उसके बाद वो वापस बाइंड हो गया या टकरा के वापस बाइंड हुआ है, क्लोजेस्ट अप्रोच। लेकिन उसके लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अपन ने नहीं सीखे। बोर्स मॉडल में वो करवाने के बाद में मैं तुम्हें क्लोजेस्ट अप्रोच भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी अगर किसी भी स्टूडेंट को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कोई भी अगर डाउट है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकता है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूँ बेटा तुम्हें, जो कि अपने नोट्स में भी गिवन है। क्वेश्चन देखो बेटा सब लोग, द पार्टिकल यूज इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कौन से पार्टिकल यूज हुए। ठीक है, तुम बोलोगे सर अल्फा पार्टिकल यूज किए थे, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? हीलियम+2। ओके, हीलियम+2 देख रहे हो बेटा, एक भी ऑप्शन में नहीं है। हीलियम+2 एक भी ऑप्शन में नहीं है। करेक्ट आंसर क्या दिया बेटा? हीलियम न्यूक्लियस। थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा। देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। ठीक है, बताना बेटा, हीलियम के अंदर प्रोटॉन कितने, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं बेटा 2। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बेटा? 2। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम+2। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, +2 का चार्ज का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचा क्या रहे बेटा? हीलियम न्यूक्लियस। यस और नो? तो हीलियम न्यूक्लियस ही क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। अरे हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, हीलियम+2 अल्फा पार्टिकल होता है, दोनों तुमने निकाल दिए, तो क्या बचा बेटा? इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या बचे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो सिर्फ क्या बचा? हीलियम न्यूक्लियस। इसका करेक्ट आंसर क्या था बेटा? समझ में आया कैसे? आया ना? अल्फा पार्टिकल कैसे निकला? क्या अल्फा पार्टिकल कैसे निकला? अल्फा रेडियो एक्टिव सोर्स से डिफरेंट पार्टिकल निकलते रहते हैं। रेडियो एक्टिव जो सोर्स होते हैं ना बेटा, उनके न्यूक्लियस से डिफरेंट स्मॉल साइज के एटम्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन, ये सब इमिट होते रहते हैं। क्या वो रेडियो एक्टिव सोर्स का मतलब भी क्या है बेटा? जिसके न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकल रही हो, डिफरेंट पार्टिकल्स निकल रहे। रदरफोर्ड मॉडल के कंक्लूजन, लिमिटेशन, किसी में किसी को डाउट पूछ सकता है, वरना फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं।